ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के फर्स्ट वीडियो में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स ले चुके हैं। अच्छा, 19th वाला जो न्यूमेरिकल था जिसका मैंने बोला था मैं देख के बताऊंगा, तो जो हमारा आंसर आया है 720 वही करेक्ट है। 7200 जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो रॉन्ग है, तो हमारा जितना आंसर आया उतना ही आप लोगों को लिखना है। और 20 वाले का भी आंसर हम लोगों ने चेंज किया था, वो भी उतना ही रखना है। तो 19 वाला तो जैसा अपन ने लिया है वैसा ही लिखना है और वही आंसर रखना है। अब हम पेज नंबर 54 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक ले रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देख रहे हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पे पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन, ठीक है, और बाकी पूरा फ्लूइड। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ पे एप्लीकेशन बेस्ड है उसका। ये फ्लूइड है समझो पूरा, ठीक है। क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक में आप लोगों को ये सब डायग्राम या जो मेथड बता रहा वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। फाइनल एग्जाम में कैसे लिखना है जब क्लास में आएंगे वो तो मैं बताऊंगा। अभी हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले कि कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m इज इक्वल्स टू 2000 kg। तो यहाँ फोर्स लिखते F2, यहाँ फोर्स लिखते F1, यहाँ एरिया A1 और यहाँ एरिया A2। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड, यानी सेकंड वाले का दिया है A2, इट इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मास दिया है वहां पे, यहाँ पे मास कितना लिफ्ट कर सकते हैं अपन, हैवी ऑब्जेक्ट वो दिया है उसका मास। तो हम फोर्स निकाल लेते। फोर्स का फॉर्मूला रहेगा mg। सो m इज 2000 इंटू g इज 9.8 न्यूटन। तो ये हमारा गिवन हो गया। आगे क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर। यहाँ प्रेशर निकालना है एट द स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर पिस्टन पे प्रेशर कितना रहेगा वो निकालना है। तो हमको पता है P1 इज इक्वल्स टू P2। यहाँ जितना प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर रहेगा P2। तो हम एक जगह पे जितना प्रेशर लगाएंगे फ्लूइड में अनडिमिनिशली पूरे फ्लूइड में एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो प्रेशर इक्वली डिवाइड होता। तो इसीलिए हम लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू P2, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो चुका है, थ्योरी भी हो चुकी है। तो P2 का फॉर्मूला आएगा F2 अपॉन A2, और यहाँ F1 अपॉन A1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रेशर ही निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ आएगा 2000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते। 8 2 16, 9 2 18, 19.6, नीचे है 2.25 इंटू ये 3 0 10⁻3, ठीक है, और ये ऊपर जाके प्लस यानी 10⁻⁵। इसका आंसर देखो अब लॉग से करो, 19.6 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आंसर आएगा 8.711 इंटू 10⁻⁵, इसका आंसर, ठीक है। तो नीचे लिखने की जगह यहाँ लिखते हैं। तो इसको जैसे ऑप्शन में दिया है वैसे अरेंज करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लिखा है, सब 0 पॉइंट में लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.8711, एक पॉइंट शिफ्ट किया है, तो ये हो गया 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर हमारा P1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें। ये ध्यान रखना, इसको हमने ऊपर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख लेता सामने 8.711 इंटू 10⁻⁵। तो इसको सिंप्लीफाई करना ब्रैकेट को, और इसका आंसर यहाँ लिखा है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने सब आंसर 0 पॉइंट में लिखे, तो हम एक पॉइंट और शिफ्ट कर देंगे आगे, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ हमारा, ए वाला ऑप्शन मैच हो गया। तो दिस इज ऑप्शन नंबर। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। नोट डाउन कर लो बेटा इसको।
ऑप्शन है, सेकेंड वाला ब्लैंक लेते, ये देख लो। अब देखो आगे, सेकेंड फील्ड का ब्लैंक ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकेंड ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बढ़िया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R1 है 0.3 सेंटीमीटर and R2 is 0.6 centimeter are dipped in same liquid. The ratio of height through which the liquid rises in the tube is, अपन ने देखा है जब लिक्विड राइज होता तो H is inversely proportional to R, rise of the liquid in the capillary tube वाला फॉर्मूला, तो H is inversely proportional to R, जितनी रेडियस कम हाइट ज्यादा, तो हाइट का रेशियो पूछा है, यानी H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू इनवर्स वेरिएशन है, ये 2 ऊपर, यहाँ का 1 नीचे, ये रेशियो वैल्यू डालेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3, आंसर विल बी 2/1। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, 2/1 यानी बी ऑप्शन मैच हुआ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड वाला ले लेते जगह है, थर्ड वाला, the energy stored in a soap bubble of diameter 6 centimeter, diameter is 6 centimeter, so radius is half यानी 3 centimeter, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, it is 3 into 10 raised to -2 मीटर। सरफेस टेंशन दिया है 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो हमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल, यानी वर्क डन बाय द, हम अपन ग्लो कर रहे हैं सोप बबल, तो वर्क डन जो रहेगा वही उसमें एनर्जी स्टोर्ड, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला था सोप बबल का 3 into 8 pi r²। वर्क डन जो हम सोप बबल बनाने में करेंगे और वही वर्क डन उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। टी को ऐसे लिख रहे हैं 4 into 10 raised to -2 into 8 into 3.142 into r², r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 10 raised to -4, पॉइंट अरेंज कर लेते हैं, 8 4 32 into ये गया ये 3.142 into ये 9 into 10 raised to -6। अब ये कैलकुलेशन आपने करना है लॉग से, करो देखो, तो ये ब्रैकेट में डाल देंगे, ये लॉग से सॉल्व करना, तीनों का लॉग लेना, ऐड करना, फिर एंटी लॉग का आंसर लिखना है, तो करके देखो कितना आ रहा, ये आएगा 9.04 into 10 raised to 2, ऐसा आएगा, और ये साथ में है 10 raised to -6, तो ये हो जाएगा 9.04 into 10 raised to -4 जूल्स। अब आंसर है 0 पॉइंट में लिखे, तो 0 पॉइंट में लिखेंगे तो 1 पॉइंट और आगे सरका दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.904 into 10 raised to -3 जूल्स। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा देखो, ए ऑप्शन 0.9 into 10 raised to -3, 0.9 आगे का नहीं है, 10 raised to -3, इसका ऑप्शन आ गया थर्ड वाले का ए। देखो फिर फोर्थ और फिफ्थ लेते हैं, ये भी नोट डाउन कर लो, तो इसका आया बी और इसका आया ए, ये आंसर है फाइनल। यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट कर, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे लिखा है 0.9 और एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, -4 की जगह ये हो गया -3 जूल्स में। नोट करो मिटा रहे इनको, फिर आगे वाले ब्लैंक ले। चलो नेक्स्ट फोर्थ ओवर में
फर्स्ट का 4, फोर्थ वाला लिख रहे हैं 2 hailstones with radius in the ratio, रेडियस का रेशियो दिया है r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू, हेलस्टोन मतलब वो बर्फ जो गिरती है ना, ओले जिसको बोलेंगे हिंदी में, 1:4 मराठी में गए, ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनाया था हमने, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। अब दोनों हेलस्टोन है तो रो और जी भी सेम रहेगा, सॉरी रो और सिग्मा भी सेम रहेगा, जी सेम ईटा सेम, सिर्फ रेडियस बदली है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमको क्या पूछा है वहां पे, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 whole thing square. So r1 upon r2 it is 1/4 whole thing square यानी 1/16. This is the ratio of their terminal velocity v1 upon v2. तो ये ऑप्शन मैच हो गया हमारा C वाला, यहाँ पे ऑप्शन मैच हो गया C। फिफ्थ वाला थ्योरेटिकली है, इन बर्नौलीज थ्योरम which of the following is conserved, बर्नौलीज प्रिंसिपल समझाया था, तभी बताया था कि उसमें जो ये आंसर आता P इज इक्वल्स टू P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज कांस्टेंट, सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो उसमें आंसर आ जाएगा हमारा एनर्जी, और कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन मैच होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये था प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो याद रखना इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, कुछ थ्योरेटिकल आंसर क्या लिखने हैं वो बता देता, जो नोट्स में है पर क्वेश्चन अलग से पूछा होगा या कैसे पूछा है उसके हिसाब से 2-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, वही टेक्स्ट बुक के पीछे के। फिर से बोलो, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने टेक्स्ट बुक का PDF डाला था, अभी दुकानें बंद है, टेक्स्ट बुक मिलना भी नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो PDF खोल के भी कर सकते हैं, और प्रिंटर है तो आखिरी 2 पेज, पेज नंबर 54-55 पे है ये क्वेश्चंस, तो वो 2 पेज की प्रिंट निकाल लो एक बार के लिए, या फिर PDF में से भी पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा, पर ये लिख लेना है। तो हमने रोटेशनल डायनामिक्स के भी टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स ले लिए, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के भी टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स हो गए सब लोग हमारे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट थ्योरेटिकल है, सुन के लिखते जाना, अब वो पूरा इतना स्टेटमेंट वगैरह में लिखने नहीं वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सुनना क्या है, व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेशन ऑयल केप्ट लो, पेंट का और लुब्रिकेशन ऑयल का सरफेस टेंशन कम क्यों रखते हैं? सरफेस टेंशन कम होगा तो वो आराम से स्प्रेड होंगे ऑन द सरफेस ऑफ वॉल एंड ऑल्सो ऑन द लार्ज सरफेस ऑफ द वॉल, ठीक है, ऐसे लिखना है। और वॉल में अगर कुछ पोर्स वगैरह होंगे, आजकल तो हम पुट्टी वगैरह भर देते सपोज, तो आजकल तो क्या है, हम लोग पुट्टी वगैरह भर के उस वॉल को प्लेन बना देते हैं। अगर वॉल प्लेन नहीं भी है, थोड़े बहुत उसमें ग्रूव्स वगैरह है या गैप वगैरह है, तो पेंट का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो पेंट उन ग्रूव्स में ऐड हो सकता। चलो ठीक है, फिर से देखो आंसर क्या लिखना है वो मैं बताता। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट,
Why is the surface tension of paints and lubricating oil kept low? तो लिखना the surface tension of paints and lubricating oil are kept low because due to low surface tension they spread evenly and on the large surface area. evenly spread होंगे और large surface area पे spread होंगे, इसीलिए हम surface tension कम रखते हैं. इनकी जगह और एक एग्जांपल आ सकता है डेटॉल या सेवेलॉन, जो भी आप बोले उसको क्या बोलते हैं, डेटॉल और सेवेलॉन को क्या नाम है, एंटीसेप्टिक लोशन. ठीक है, उसको एंटीसेप्टिक लोशन बोलेंगे. तो उनका भी सरफेस टेंशन कम रहता क्योंकि वो जो वुंड्स है हमारे उस पे इवनली स्प्रेड हो सके. तो पेंट और लुब्रिकेशन ऑयल की जगह डेटॉल, सेवेलॉन या ऐसे ही कोई और भी लिक्विड होंगे जिसको हम वुंड्स पे लगा के उनको साफ कर सके, तो उनका भी सरफेस टेंशन इसीलिए कम रख दे ताकि वो इवनली और अच्छे से पूरे वुंड पे स्प्रेड हो सके. तो याद रखो फिर से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल केप्ट लो? तो लिखना ड्यू टू लो सरफेस टेंशन या देयर सरफेस टेंशन इज केप्ट लो because due to low surface tension they spread evenly and on the large surface area. large surface area पे spread होंगे और evenly spread होंगे, इसीलिए lubricating oil और paints का surface tension कम रखना जरूरी है. ठीक है, ये समझ में आया. और एंटीसेप्टिक लोशंस जैसे डेटॉल, सेवेलॉन का भी आ सकता है इसमें, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन कम इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि वुंड्स पे वो इवनली स्प्रेड हो जाए. अगर वुंड्स पे वो खाली ऐसे ड्रॉप बन के रह गए, ये ऐसा ड्रॉप कब बनेगा, व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड. तो ये पेंट या लुब्रिकेटिंग ऑयल उस सरफेस को चिपकने वाला है क्या? नहीं. अगर सरफेस टेंशन कम रखेंगे तो ही वो उस पे इवनली क्या होगा, स्प्रेड होगा. या हमारा एंटीसेप्टिक लोशन वुंड पे स्प्रेड होगा कि ये वाली केस में नहीं. ऐसा रखना पड़ेगा सरफेस टेंशन कम, तो भी वो लिक्विड अच्छे से स्प्रेड होगा. ध्यान रखना. फिर से देखो क्या लिखना है. Why is the surface tension of paints and lubricating oil kept low? Lubricating oil kept low because क्या लिखेंगे? Because due to low surface tension they spread evenly and on the large surface area. They will spread evenly and on the large surface area. इसीलिए surface tension कम रखेंगे. And they, ये भी लाइन डाल देना, and they wet the सॉलिड को वेट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का समझ में आ गया. अब देखेंगे सेकंड का सेकंड. How much amount of work is done in forming a soap bubble? soap bubble में याद रखना रेडियस r है, इधर से भी एयर है और इधर से भी एयर है, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है. डायरेक्ट आंसर ही लिखना है. वर्क डन इज इक्वल्स टू T इनटू 8 पाई r स्क्वायर. ठीक है, अगर डिराइव करना ही है इतना ही लिखना है. वर्क डन का पूछा है T into 8 pi r square, where T is the surface tension and r is the radius of soap bubble. बस इतना ही लिखना है, हो गया. अगर एक दो स्टेप लिखने भी है डिराइव करके तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. रिलेशन between surface energy and surface tension is, क्या था ये, surface energy work done is equals to T into dA. ठीक है, अब एरिया बाहर से भी बढ़ रहा अंदर से भी बढ़ रहा, इसीलिए हम यहाँ फैक्टर 2 लगाएंगे. तो लाल पेन से लगा देंगे. ठीक है, नीचे करेंगे. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू T इनटू एरिया कितना बढ़ा रहे, नया ही सोप बबल बना रहे हैं ना, तो कितना एरिया हो रहा, टोटल 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, बाहर का और अंदर का भी काउंट करना है, तो हम यहाँ फैक्टर लगा देंगे 2. लिक्विड ड्रॉप अगर होता है, ये लिक्विड ड्रॉप होता, तो लिक्विड ड्रॉप में कैसे रहेंगे अरेंजमेंट, अंदर लिक्विड है और बाहर से सिर्फ एयर है,
तो ये 2 फैक्टर नहीं आएगा, वर्क डन इन लिक्विड ड्रॉप क्या हो जाएगा, T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। याद होगा यही लिखा था, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप। अब सोप बबल बना रहा है तो एक एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर से और उतना ही अंदर से फ्री लिक्विड सरफेस है, इसीलिए फैक्टर 2, तो यहां हमारा हो जाएगा 8। अगर लिखना है तो ये 2-3 स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस सिंपल है, 1 मार्क के लिए आएगा। और रिलेशन कैसे आया वो भी लिखना है तो ये बता सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 कर आएगा, इक्वेशन लिखना था, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r, ये लिखो या वो स्टेप भी डाल सकते हैं, 2-3 ही स्टेप है, लिख सकते हैं। तो चेंज इन एरिया एक तरफ का 4 पाई r स्क्वायर दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए फैक्टर 2 आया, आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू T into 8 पाई r स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। याद रखना ये है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये है सरफेस एनर्जी, ये है सरफेस टेंशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हो गया ना, फर्स्ट समझ में आ गया था, ये हो गया हमारा सेकंड। अब ये मिटा रहा, ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा, अगर 2 मार्क के लिए आया तो 2-4 स्टेप डाल देने, ऐसे लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे है, वो 2-3 बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते क्या पूछा है। देखो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या है बेसिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल लिखना है। तो पहले इसमें स्टेटमेंट डाल देना, P प्लस ये थर्ड वाला जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh, it is constant according to Bernoulli's principle for streamline flow of an incompressible liquid। incompressible liquid ले रहे हैं और कौन सा फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। the sum of काय का सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम इज कांस्टेंट। तो बाद में लिखना दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट लिखना, इक्वेशन लिखना, फिर लिखना कि thus we can say that it is based on law of conservation of energy। ये हमारा हो गया थर्ड वाला, ये सेकंड वाला था। देखो ये मिटा रहे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। देखो फिर आगे लेते हैं, इसमें जो हमारे नहीं हुए होंगे या क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा होगा वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी नोट्स में के जो है वो तो सब पढ़ना ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे सारे क्वेश्चन नहीं दिए तो हमको पढ़ना तो पूरा ही है। इसमें जो एक्स्ट्रा है, जैसे ये था, अब ये इक्वेशन लिखा दिया था, अगर लिखने के लिए आया तो फिर बता दिया कैसे स्टेप्स लिखने, चलो मिटाते इसको, नोट डाउन कर, फोर्थ और फिफ्थ लेते फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चन है समझो, या 2 मार्क के ज्यादा से ज्यादा। बाकी पूरे क्वेश्चंस इसमें नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में पीछे, जब सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे भी कर लेंगे तो चलेगा, कैसा नहीं होगा, ध्यान रखना। नोट्स तो पूरी करनी पड़ेगी, पर टेक्स्ट बुक के पीछे के भी आंसर हम लोग ले रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड है तो वो हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स ले ही रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल आप लोगों ने देख लेना है, अनसॉल्व एग्जांपल मैं ले लेना सारे, नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फोर्थ वाला, why is low density liquid used in a manometric liquid in a physics laboratory। फोर्थ वाला देखते हैं, हमने ये मैनोमीटर लिया था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट में हाइड्रो स्टैटिक, ये है कंटेनर डी जिसका गेज प्रेशर हम लोग को गिनना है। यहाँ हम लोग फ्लूइड डालेंगे तो यहाँ लेवल ज्यादा रहेंगी, ये फ्लूइड है पूरा, और यहाँ कम, पूरा समझाया था, यहाँ से प्रेशर ज्यादा है, ये लिक्विड नीचे, ये लिक्विड ऊपर। अब यहाँ रेड पेन से कर देते हैं,
नाउ ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 1, प्रेशर डिफरेंस गिन रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ गिनते हैं हाइट h, गेज प्रेशर का फॉर्मूला देखो वहां पे ना, तो यहाँ लिखना इन ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वी मेजर गेज प्रेशर, क्या गिन रहे हैं हम लोग, गेज प्रेशर कंटेनर डी का, ठीक है। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला है P माइनस PO इज इक्वल्स टू H रो G। तो ये इक्वेशन लिखना और फिर लिखना कि हम लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर डेंसिटी लो है तो H की वैल्यू हाई मिलेगी, ये जो हाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा मिलेगा, और हाइट का डिफरेंस अगर हम लोगों को ज्यादा मिलेगा तो हम एक्यूरेटली वो हाइट गिन पाएंगे। अगर एक लेवल यहाँ है और दूसरी लेवल यहीं पे है तो इतना अगर छोटा सा डिफरेंस है तो गिनने में मुश्किल जाएंगी, पर जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना एक्यूरेटली हम गिन पाएंगे। इसीलिए लो डेंसिटी लिक्विड यूज करेंगे ताकि हम लोगों को उन दो लेवल के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा मिलेगा। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है, बस इतना फर्क है। जी की वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकते, बस वही वर्ड में लिखना है, ठीक है। पहले इतना लिखना और फिर ये वर्ड्स में लिखना है। सुन लो क्वेश्चन देखते हैं वापस एक बार। Why is the low density liquid used as a manometric liquid in a physics laboratory? हमने ये पढ़ा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, उसकी डायग्राम बना के लिखना है। तो वहां लिखेंगे इन ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं प्रेशर गिनने के लिए, we measure gauge pressure। इस कंटेनर D का हम लोग क्या गिनते हैं, गेज प्रेशर। The formula of gauge pressure is P minus PO difference, it is equals to H rho G। Now from the equation we can say that if density is low, the difference of the liquid level will be large and it can be easily and accurately measured, hence we use, जैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा है, लिखना लो डेंसिटी लिक्विड। समझ में आ रहा? तो रो जितना कम रहेगा यानी डेंसिटी उस लिक्विड की कम रहेगी, उतना ही ज्यादा वहां पे हमको क्या मिलेगी, हाइट। अगर यहाँ हाई डेंसिटी लिक्विड यूज करेंगे तो हाइट कम मिलेगी, डिफरेंस कम मिलेगा हाइट का, तो मेजर करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो फिर से देखो क्या लिखना है, पहले ये लिखना है, डायग्राम बना लेना रफ, फिर ये लिखना इन ओपन ट्यूब मैनोमीटर वी मेजर गेज प्रेशर ऑफ कंटेनर डी। द इक्वेशन इज, गेज प्रेशर का इक्वेशन है P minus P0 is equals to H rho G। If low density liquid is used in manometer, we get sufficiently large height or level difference between the liquid in two arms। Sufficient level difference मिल जाएगा। It can be measured accurately। H can be measured correctly and accurately। इसीलिए हम low density liquid वहाँ यूज करेंगे। तो ये हो गया। फिफ्थ वाला देखो, मतलब छोटा सा ही है। What is an incompressible fluid? Incompressible मतलब जिसको हम compress नहीं कर सकते। A fluid which cannot be compressed, that is its density remains constant। डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेंगी, ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये समझ में आ गया। यहां लिखेंगे डेंसिटी लो है, सो द हाइट या लेवल डिफरेंस ऑफ द लिक्विड इन टू लेवल्स या टू आर्म्स विल बी लार्ज एंड इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो एच की वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे हम लोग, इतना वर्ड्स में लिखना है। और फिफ्थ वाला देख लो, फिर से याद रखो, व्हाट इज एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मींस इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट, कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल जितने दूर है उतने ही दूर रहेंगे, यानी डेंसिटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। गैस को कंप्रेस करते मतलब मॉलिक्यूल पास में आएंगे, फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर पा रहे, लिक्विड को एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलो तो हम यहाँ लिक्विड ही कंसीडर करेंगे, गैस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड which cannot be compressed, that is its density remains constant। ये याद रखो, ये देखो। तो याद रखना यहाँ क्या लिखेंगे, in open tube manometer we measure gauge pressure which is given by H rho G। if low density liquid is used, that is the value of rho is low, the height difference will be more, which can be measured correctly and accurately। अगर height difference ज्यादा मिलेगा तो उसको accurately और correctly measure कर पाएंगे, hence low density
liquid is used in मैनोमीटर इन फिजिक्स लैब्स। तो ये ध्यान रखो, हाई डेंसिटी लिक्विड होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेंगी, तो h की वैल्यू कम हो जाएगी। हाइट का डिफरेंस अगर ये इतना है तो आराम से गिन पाएंगे, अगर ये डिफरेंस कम हो गया, इतना सही है समझो डिफरेंस, तो गिनने में प्रॉब्लम जाएंगे, लेवल देख के फिर कहां से कहां तक लेना है, और हाइट बहुत ज्यादा है तो हम उसको एक्यूरेटली गिन पाएंगे कि लेवल में डिफरेंस कितना है। तो लो डेंसिटी लिक्विड मींस वी गेट हाई डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू आर्म्स, दोनों आर्म्स में जो लिक्विड की हाइट है उसमें लार्ज डिफरेंस मिलेगा, सो h कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, लो डेंसिटी मींस वी गेट sufficiently large height of the liquid between the two arms, ध्यान रखो। तो ये लिख लो आगे चल। तो इन ओपन ट्यूब मैनोमीटर ध्यान रखो, लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज कर। ठीक है, आगे चलें। तो इसकी वजह से एक लाइन लास्ट में बराबर लिखना, इफ लो डेंसिटी लिक्विड इज यूज्ड इन दिस मैनोमीटर द लेवल का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन द लेवल इन द टू आर्म्स विल बी लार्ज, h की वैल्यू लार्ज रहेगी, ब्रैकेट में लिखना, व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। लेवल का डिफरेंस लार्ज मिलेगा तो हम उसको एक्यूरेटली गिन पाएंगे। इक्वेशन पर से लिख रहे हैं कि रो की वैल्यू ज्यादा तो h की वैल्यू कम, रो की वैल्यू कम तो h की वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा वैल्यू रहेगी तो एक्यूरेटली गिन पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो 2 का 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, why two or more mercury drops form a single drop when brought in contact with each other। तो उसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, थर्ड वन। तो हमने देखा है पहले, अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स आप पास में लाएंगे तो वो बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, इसके बारे में समझाया था फॉर्मूले के टाइम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुनना, when two or more mercury drops are brought closer they attract each other, पहले तो लिखेंगे attract each other, when two or more mercury drops are brought close to each other they attract each other due to कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे भी लिखना है, देखो क्या पूछा उन्होंने, when brought in contact with each other, ठीक है। so when two or more mercury drops are brought close की जगह in contact to each other कर सकते हैं, close to each other भी चलेगा, they attract each other due to cohesive force and form bigger drop due to which, अब देखो फिर से बताया था, जब ये समझाया था तब बताया था सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो सरफेस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, hence they acquire minimum energy, लिख देना, hence they acquire minimum energy। तो एक साथ में कंबाइन होके छोटे छोटे स्फीयर से तो बड़ा स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर ही क्यों बनेगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका ही कम है, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट
या बाकी शेप के हिसाब से मैंने समझाया था कि जो लिक्विड ड्रॉप फ्री है सब तरफ से, एयर में है, तो स्फेरिकल शेप में ही रहेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप इसलिए बनाएंगे क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ये ट्राई करता टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो जब वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो सरफेस एनर्जी भी कम हो गई, हेंस दे एक्वायर मिनिमम एनर्जी। इसीलिए वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। पर ये ध्यान रखना उल्टा रहा तो वो भी बताया है जब वो फॉर्मूले लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला लिखा था देखो वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू डी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर n रेज टू 1/3 माइनस 1। ये फॉर्मूला जब लिखा था तो ये पॉइंट लिखे थे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एनर्जी के बारे में भी लिखा था, तो बस वही लिखना है। तो फिर से देखो, when two or more mercury drops are brought close to each other या brought in contact with each other, they attract each other due to cohesive force and form bigger drop due to forms bigger drop due मतलब and number 1 क्या होगा, surface area decreases, number 2 surface energy also decreases, that is they acquire minimum energy. Try to get minimum energy. और आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होगा क्योंकि जो सरफेस एनर्जी है वो कम हुई है तो इसकी हीट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अब जब बड़ा छोटे में डिवाइड होता तो हीट एब्जॉर्ब होती, पानी ठंडा हो जाता, अभी पानी गर्म होगा, तो वो भी चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, क्या लिखेंगे, when two or more mercury drops are brought in contact to each other या close to each other, they attract each other due to cohesive force। पहली बात cohesive force की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। स्फेरिकल शेप ही क्यों लेंगे वो, and form a bigger drop, because कर दो यहाँ पे and लिख देगा because number 1 surface area decreases, उसका surface area decrease हो जाएगा एक ड्रॉप बनने की वजह से, surface area decrease हो गया तो surface energy भी decrease हो गई, surface energy decrease हुई है क्यों, क्योंकि they are trying to get minimum energy। कोई भी ऑब्जेक्ट यही कोशिश करता to get the minimum energy। जैसे इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिलीज किए तो नीचे ही क्यों गया, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे दैट इज दे आर ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एनर्जी। तो ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, ऐसा लिख लेना उसको, ठीक है। तो देखो ये फिर आगे चलते हैं। उसके बाद 4, why does velocity increase when water flowing in broader pipe enters a narrow pipe? ठीक है, ये प्रॉपर्ली लिख लेना बेटा उसमें। तो जब वो कंबाइन होंगे बड़ा ड्रॉप इसलिए बनाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा मतलब सरफेस एनर्जी कम होगी, दैट इज दे आर ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट वही कोशिश करता कि इट शुड एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो हमने भी पढ़ा है वो हो चुका है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या लिखना है, वो शॉर्ट में बता देते हैं। देखो क्या पूछा है, ये नोट्स में है वैसे के वैसे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उतना पैराग्राफ और उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा लिखना है आप लोगों को। व्हाई डज वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन वाटर फ्लोइंग इन ब्रॉडर पाइप enters a narrow pipe। तो ये ब्रॉड पाइप है और ये नैरो पाइप है, बस सिर्फ डायग्राम बदल लेना, हमने वहां ऐसी डायग्राम बनाई थी, यस। तो ये भी चलेगी, ब्रॉड पाइप नैरो पाइप ये भी चलेगी। एरिया A1, एरिया A2, यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2। जितना मास यूनिट टाइम में यहाँ एंटर होगा उतना ही मास यहाँ से बाहर जाएगा। तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे, जैसा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है वैसे की वैसे लिखना है, सिर्फ एक बार बता रहा क्या लिख रहे हैं। तो फोर्थ वाले का है, सो m1 इज इक्वल्स टू m2। जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही मास यहाँ से छोड़ के जाएगा, मास वहां जमा होने नहीं वाला, और साथ में डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम आ गया उसमें।
ठीक है, तो मास की जगह लिखा था हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह लिखा था एरिया इनटू वेलोसिटी, डेल्टा टी वैसे डेंसिटी, और इधर लिखा था एरिया A2 इनटू वेलोसिटी V2 और टाइम वही डेल्टा टी, रो कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, रो कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, सो A1 V1 is equals to A2 V2, that is A into V is constant, तो A एरिया V वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। फिर वो लास्ट लाइन लिख लेना, thus if area decreases velocity increases, तो आंसर कैसे लिखेंगे वहां पे, why does the velocity increase when water flowing in broader pipe enters a narrow pipe, तो वहां लिखेंगे from the equation of continuity we can say that as area increases the area decreases the velocity increases, बस इतना लिखना है। तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी डायग्राम बनाएंगे तो चल जाएगा, या ऐसी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे एरिया A1 वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया A2 वेलोसिटी V2, ये भी डायग्राम बनाएंगे, ये ब्रॉड पाइप है, ये नैरो पाइप है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो लिखा था वही लिखना है, बस इसके बाद थोड़ा सा चेंज करना है कि व्हेन द फ्लूइड एंटर्स द नैरोअर पाइप एरिया डिक्रीजेस हेंस वेलोसिटी इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, तो ये हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला इक्वेशन, यही डायग्राम लो या ये डायग्राम लेके पूरा का पूरा वैसे के वैसे लिखना है। लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन में जैसे पूछा है वैसे लिखना है कि वाटर कहां एंटर कर रहा, नैरो पाइप, why does velocity increase, so लिखेंगे from equation of continuity, this equation of continuity we can say that when water या fluid enter into the narrower pipe area decreases hence its velocity increases, बस इतना लिखना है। ये देखो फोर्थ वाला, फिर एक फिफ्थ वाला भी लेंगे और सेवेंथ वाला देखते हैं। अच्छा सेवेंथ वाला यही बता देता, देख लो पहले ये देख लो फिर सेवेंथ वाला इसी पे बता। अब देखो हमने अभी लिया फोर्थ वाला, इसका नंबर बदल दिया मैंने, अब हमको करना है सेवेंथ वाला। फोर्थ वाले नंबर से सेवेंथ वाला कैसे बताना वो देखो, ये फोर्थ था अभी जो बताया मैंने, ठीक है। अब सेवेंथ वाला देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डायग्राम हटा रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है पर मैं यहाँ सेवेंथ वाला सॉल्व कर रहा ध्यान, ये सेवेंथ वाला सॉल्व। उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरुआत करो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक जाओ, तो ठीक है यहाँ लिखेंगे A into V is constant, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो लिखेंगे A1 V1 is equals to A2 V2, रिवर्स स्टेप खाली फॉलो करना है। देखो यहां तक पहुंच जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास तक, मास से कंजर्वेशन है ना कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास छोड़ के जाएगा, वही हम लोगों को लिखना है, बस वहां तक जाना है, खत्म। रिवर्स स्टेप फॉलो करो, रो कैंसिल किया, डेल्टा टी कैंसिल किया, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेंसिटी रो, ठीक है। तो रो A1 V1 ये मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी सेम ही रहेगी तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, A2 V2, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो डेल्टा टी से, सो रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो A2 V2 डेल्टा टी, और ये क्या है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी मास, डेल्टा टी इक्वल टू ये है मास डेल्टा टी, तो यहां पे हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास एंटरिंग द ट्यूब इन अ गिवन टाइम इज इक्वल्स टू मास लीविंग द ट्यूब इन द सेम टाइम, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा था देखो, obtain an expression for conservation of mass starting from the equation of continuity, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरुआत करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक जाओ। यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से शुरू करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक पहुंचे थे, उन्होंने खाली उल्टा लिखने को बोला है बस, ठीक है। तो यहाँ इधर से इधर गए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस उतना किया। तो इसको लिखा है डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम मतलब मास m1, ये मास m2, तो मास एंटरिंग द ट्यूब
in a given time is equals to mass leaving the tube in the same time. So this is law of conservation of mass. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे, उल्टा लिखना है खाली बस 7th वाली, और कुछ नहीं करना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहुंचे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, अब उन्होंने बोला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से उल्टा जाओ, यहाँ तक जाओ, बस उल्टे रिवर्स जो कैंसिल किए वो वापस डाल देना। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये 4th वाला था, ये 7th वाला। तो 4th वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था कि नैरो पाइप में जा रहे तो वेलोसिटी बढ़ती है, ये बताओ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद वो लाइन लिखना है। अब 7th वाला ये सामने रख के उल्टा लिख दिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरुआत करो और कहां तक जाना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से शुरू किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक गए, रिवर्स स्टेप खाली फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इधर गए ऐसे और उल्टा लिख लेंगे इधर से इधर, तो ये मिल गया हमारा, बस उतना ही है और कुछ नहीं करते, रिवर्स स्टेप खाली फॉलो करते हैं। तो एक बचा है 5th वाला, वो भी ले लेता, फिर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। तो 5th वाला देखते, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखो क्या पूछा उन्होंने, Why does the speed of liquid increases and its pressure decreases when liquid passes through constriction in a horizontal pipe? Venturi tube अगर याद है, application of Bernoulli's principle में समझाया है, बस वही लिखना है हम लोग। डायग्राम पूरी नहीं बनाएंगे जैसे उसमें, बस इतनी बनाएंगे। यहाँ है एरिया A1, वेलोसिटी V1, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। यहाँ है एरिया A2, वेलोसिटी V2। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि नैरो ट्यूब में जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी पर प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, तो हम इक्वेशन के थ्रू बताने वाले हैं वहां पे। ठीक है, देखो नाउ 5th वाला, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, पूरा लिखना, P1 यहाँ पे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, रो GH नहीं लिख रहे क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां कर लेंगे P1 माइनस P2, वेंचुरी ट्यूब वाला ही इक्वेशन है, वही है ना। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये उधर ले रहे हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बस ये दो लिखना है बराबर। हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, इसीलिए हमने रो GH नहीं लिखा है क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही। फ्लूइड के डायग्राम में रेज बताना है तो बता दो, फिर यहाँ पे ठीक, वो कोई डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं? इफ एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो V2 ग्रेटर है। अब यहां अगर V2 ग्रेटर है तो यहां क्या है? P1 ग्रेटर, बस। तो P1 ग्रेटर है यहाँ पे और यहाँ P2 स्मॉल है, वही प्रूफ हो गया। तो अगर देखो हम बोल रहे हैं कि यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना क्या है वो बाद में बताता, समझ लो पहले। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी V2 ज्यादा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव, मतलब यहाँ P1 ग्रेटर होगा। P1 का है यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब यहाँ प्रेशर कम होगा। बस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, समझ में आया? फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इफ एरिया इज स्मॉल वेलोसिटी इज लार्ज, ये हो गया। Thus, from equation 1 we can say that P1 is greater than P2। अगर ये ग्रेटर है यहाँ पे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, यानी P1 ग्रेटर है, बस उतना लिखना है। तो यहाँ लिखना पहले, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन से दैट if area decreases
velocity increases. So हम लिखेंगे तो v2 is greater than v1. Therefore equation 1 implies, अब equation 1 से क्या लिखेंगे देखना, अब यहाँ ये ग्रेटर है v2 is greater than v1, इसका आंसर पॉजिटिव, मतलब इसका भी आंसर पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो यहाँ कौन ग्रेटर होगा बेटा, अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, हम बोल रहे v2 ग्रेटर है, v1 स्मॉल है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा. लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर देन 1 है यानी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव. तो यहाँ p1 इज ग्रेटर देन p2, तो यहाँ लिखेंगे p1 इज ग्रेटर देन p2. बस वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो लास्ट लाइन में लिख लेना, why does the speed of the liquid increases and its pressure decreases when the liquid passes through constriction in a horizontal pipe? Thus we can say that when the from Bernoulli's principle we can say that when fluid passes through a constriction its velocity increases and pressure decreases. ये कम हो गया P2, velocity ज्यादा है और pressure कम. बस इतना लिखना है, इक्वेशन के थ्रू लिखना है बस. वेंचुरी ट्यूब में भी हमने वही बोला था, उसमें यहाँ तक लिखा है, पर यहाँ इतना ऐड कर रहे हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे P1 ज्यादा है P2 कम है. या फिर और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 की तरफ P2 कर दो, P2 इज लेस देन P1, तो वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ डायग्राम बनाना अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम बोल रहे हैं एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ ये वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे P1 ज्यादा होगा. कंपेयर करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख लो P2 इज लेस देन P1, P2 लेस है P1 से, तो वो आ गया. यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस. देख ये हो गया हमारा फिफ्थ वाले का आंसर. तो यहाँ पर थ्योरेटिकल सारे कंप्लीट हो गए, जो एक्स्ट्रा थे वो बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो नोट्स में वैसे के वैसे ही है, तो वो आप लोगों ने देख लेना. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे.